गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग और उसकी वजह से होने वाले क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात करेंगे। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के उसके इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जो गैसेस थी, ग्रीन हाउस गैसेस, उसके सोर्सेज, ट्रेंड्स, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से होता है। मेन कॉज ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो क्या है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो अर्थ का या जो टेम्परेचर है या जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है और जो ओशंस का टेम्परेचर है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबली टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और ये जो टेम्परेचर है ये ह्यूमंस की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक रिलीज़ की वजह से, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा रिलीज़ की जाती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के द्वारा और डिफॉरेस्टेशन के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ की जाती हैं, उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर है जो लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसका जो मेन कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हमने बात कर ली थी कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है, और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और इन्हेंस्ड या एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो होता है वो नेचुरली अर्थ के ऊपर नेचुरली पाया जाता है, जो कि अर्थ के टेम्परेचर को, जो उसका ग्लोबल टेम्परेचर है, उसका जो पैटर्न है उसको मेंटेन करता है, जो कि ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है लाइफ के लिए। और जो ओशंस हैं वो फ्रीज़ ना हो जाएं, वो जम ना जाएं और लाइफ पॉसिबल रहे अर्थ के ऊपर। तो ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है वो नेचुरली होता है, तो जो कि हार्मफुल नहीं होता है। तो द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट विच रेफर्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच अकर्स नेचुरली ऑन अर्थ एंड इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन normal global temperature patterns. Without it, temperature would drop by approximately 30 degrees centigrade. The oceans would freeze and the life as we know it would be impossible. तो ये लाइफ के लिए और ओशियंस फ्रीज़ ना हो उसके लिए ज़रूरी होता है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जो कि एंथ्रोपोजेनिक है, इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पाया जाता है, विच रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। It is this the greenhouse effect that is cause of a serious concern for the global environment. तो और तो ये जो इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है, अर्थ का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। इसके भी कई इफ़ेक्ट्स क्लाइमेट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेस की हमने पिछली वीडियो में बात की थी, तो जो मेन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो होती है वाटर वेपर, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जो वाटर वेपर होती है जो कि लगभग 36 से 70% तक ग्रीन हाउस इफेक्ट में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, इंक्लूडिंग क्लाउड्स, कार्बन डाइऑक्साइड विच कॉजेज बिटवीन 9 to 26%। मीथेन जो होती है वो मीथेन और हाइड्रोकार्बन्स एंड ओजोन विच कॉजेज 3 to 7%, एंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर हेक्साक्लोराइड एंड द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स द माइनर ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि अर्थ जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जो कि सन के द्वारा उनका एमिशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं अर्थ की तरफ, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। उसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है, इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आउटकम्स हैं उसके क्या रिज़ल्ट हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। IPCC के द्वारा इसकी एक रिपोर्ट दी गई है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और उसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल्स हैं, जो
समुद्र का जो लेवल है, सतह है, वो लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो पोलर आइस है, जो ध्रुवों के ऊपर जो आइस जमा है वो मेल्ट हो रही है और ओशियंस का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। सी लेवल will rise due to the thermal expansion of the oceans and the melting of polar ice। और ये जो इंक्रीज़ है सी लेवल का, उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत सीरियस इफ़ेक्ट है कोस्टल एनवायरनमेंट के ऊपर और नेचुरल इकोसिस्टम के ऊपर, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरियाज़ के आसपास बसी हुई है। तो अगर सी लेवल इंक्रीज़ होता है तो उनका जो इफ़ेक्ट है वो इन रीजन्स के ऊपर, कोस्टल रीजन्स के ऊपर देखने को मिलता है। उसके अलावा जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट होता है। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज वुड बी adversely affected in the coastal regions of the world by saline intrusion as sea level changes। तो जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं जो कि पीने के रूप में उसका पानी काम में लिया जाता है, तो जो सी लेवल लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो सी लेवल, वो समुद्र का पानी उन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में जा रहा है, जिसकी वजह से जो उनकी जो वाटर है वो सलाइन होता जा रहा है और वो पीने के लिए तो वो जो पानी है रिसोर्स फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का, वो पीने लायक नहीं रहता है। उसके अलावा जो है जो एग्जिस्टिंग ड्राई लैंड रीजन्स हैं वो और ज़्यादा शुष्क होते जा रहे हैं, ड्रायर होते जा रहे हैं, और जो कि जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। डेजर्ट्स की संख्या, जो एरिया है, लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा जो ड्रॉट इफेक्ट एरियाज़ विल लाइकली इंक्रीज इन एक्सटेंट। इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड दैट बाय 2020 बिटवीन 75 to 250 million will be exposed to an increase of water stress due to climate change। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसमें जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार मेल्ट होते जा रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट इन द हिमालयाज इज़ प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज फ्लडिंग, जिसकी वजह से बाढ़ बढ़ती जा रही है। बाढ़ों की संख्या या बाढ़ आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है। जो रॉक्स हैं वो स्लोपी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर उसका लगातार इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं उनमें भी जो ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं फ्लड की वजह से, जो बाढ़ आती है, और जो इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न्स है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से रेनफॉल का जो पैटर्न है वो भी इरेगुलर होता जा रहा है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अंडरगो ड्रास्टिक चेंजेस ड्यू टू फ्लडिंग and irregular rainfall patterns, outbreak of trees pathogens, and alteration in the productivity levels। तो ये सभी चेंजेस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखने को मिल रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट है वो प्लांट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। नाइट्रेट एसिमिलेशन, जो कि प्लांट की शूट के ऊपर डिपेंड करता है, फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर, उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो CO2 कंसंट्रेशन है वो लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है, जिसकी वजह से नाइट्रेट एसिमिलेशन के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो कुछ साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया कि नाइट्रेट एसिमिलेशन इन प्लांट शुड डिपेंड ऑन फोटो रेस्पिरेशन as atmospheric CO2 concentration will rise by the end of 21st century. Photo respiration will slow down and the nitrate assimilation will fall. A longer exposure to elevated CO2 concentration will slow down the plant growth due to decline in overall shoot nitrogen utilization। तो जो CO2 कंसनट्रेशन है जो कि लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है एटमॉस्फेरिक, उसकी वजह से जो नाइट्रोजन का एसिमिलेशन है फोटो रेस्पिरेशन के दौरान वो स्लो डाउन होता जा रहा है, और ओवरऑल जो शूट नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है
उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो लोकल फूड सप्लाईज़ हैं उनके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जैसे फिशरीज़ है उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है क्योंकि जो वाटर का टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो सी एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, फ़िश वगैरह हैं, उनकी लाइफ के लिए भी उनकी लाइफ को भी ये इफ़ेक्ट करता है। तो लोकल फूड सप्लाईज़ आर प्रोजेक्टेड टू बी फर्दर negatively affected in Africa by decreasing fisheries resources in large lakes due to rising the water temperature, which may exacerbated by continued overfishing. तो ये सभी इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट के ऊपर या ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल एरियाज़ हैं उनमें भी जो ड्रॉट का जो रिस्क है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट स्पेशली इन पार्ट ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका also intensification of Asian summer monsoon is expected, whose negative impact will include increased risk of inland flash floods and more frequent coastal flooding and increased erosion. इसके अलावा जो हरिकेन्स है, हरिकेन्स likely to be more intense in some part of the world due to the more rainfall and more intense winds. There is no evidence for changes in the frequency, intensity or location of tropical storm. क्लाइमेट चेंज का हेल्थ के ऊपर भी जो हेल्थ स्टेटस है, जो मॉर्टेलिटी है लोगों की, उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जो माल न्यूट्रिशन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, इंक्रीज़ इन माल न्यूट्रिशन एंड कंसिक्वेंट डिसऑर्डर्स विद इम्प्लीकेशन फॉर चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा जो डेथ है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। डिजीज़ एंड इंजरीज़ ड्यू टू हीट वेव्स, फ्लड्स, स्ट्रॉन्ग फायर एंड ड्रॉट्स ये लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसके अलावा जो फ्रिक्वेंसी है कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज़ की ड्यू टू द हायर कंसनट्रेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड the pattern of bird diseases may also change. Disease such as malaria जो कि यूरोप में could return to some areas. Dengue and chikungunya can spread at epidemic proportion in the tropic due to the high humidity and the temperature. तो जो डिज़ीज़ का जो पैटर्न है, जो डिज़ीज़ इंक्रीज़ होती जा रही है, जैसे कि डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये लगातार स्प्रेड होता जा रहा है एपिडेमिक के रूप में ट्रॉपिक रीजन्स के अंदर, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसके अलावा जो डिपोजिशन ऑफ CO2 है वो इंक्रीज़ हो रहा है ओशियंस के अंदर, और जिसकी वजह से जो एसिडिफिकेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ CO2 इन द ओशियंस विल लीड टू ओशन एसिडिफिकेशन that will be detrimental to coral reefs and a large part of marine biodiversity. तो जो ओशंस में जो एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से जो कोरल रीफ हैं और जो समुद्रों में की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो मराइन बायोडाइवर्सिटी है, उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। और जो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर भी ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। ह्यूमंस और एनिमल्स के अलावा जो इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी है, उसके ऊपर भी ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जो उसका जो डैमेज हो रहा है एंड उसका जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो भी डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो इकोनॉमिक स्टडीज़ सजेस्ट एन एवरेज डैमेज ऑफ अबाउट 10 to 12% ऑफ द वर्ल्ड एंटायर इकोनॉमिक आउटपुट। तो ये सभी जो इफ़ेक्ट हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबली देखने को मिलते हैं।